जब सब हिंदी जानते हैं, जिस समय का मैं इंतजार था तोमर साहब ने जो बात कही सबकी समझ आ गई है। चलिए नाटक के हवाले से आपके बीच लाइव है। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा। हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा। हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध, गुरु विश्वन्ना, संतों में संत श्रीमणि गुरु रैदास, गुरु कबीरदास, गुरु नानक देव, गुरु महर्षि वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, या तमाम वो संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के हम अछूतों को उभारने का काम किया, ऐसे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक करता हूं, नमन करता हूं। फोले साहब, पैयार साहब, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, या और तमाम महापुरुष जिन्होंने 21वीं सदी में भारत की सरजमी पर पैदा होकर के महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जाके अछूतों के दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, यहां पर हमें समानता का अधिकार दिया। ऐसे तमाम महापुरुषों को क्रांतिकारी सलूट करता हूं, नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं। साथियों, आज क्योंकि कर्नाटक की सरजमी पर हूं, अब से कुछ साल पहले यहां पर घटना घटी थी। बड़ी बहन गौरी लंकेश की हत्या की गई थी। पत्रकार गौरी लंकेश को सभी लोग जानते हो। आज मैं पूरी भीम आर्मी टीम की ओर से बहन गौरी लंकेश को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और साथ साथ ये वादा भी करता हूं कि जो काम उस बहन ने अधूरा छोड़ा है, उस काम को कर्नाटक के अंदर भीम आर्मी पूरा करेगी, और कर्नाटक से पूरे देश में लेकर चलेगी। साथियों, कुछ विशेष बात करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको ये कहने नहीं आया कि आप बहुत जल्दी मेरे साथ खड़े हो जाएं, ना मैं आपको ये कहने आया कि आप बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वोट देकर नेता बना दें। कुछ विशेष बात करने के लिए आया। देखिए, देश का सिनेरियो समझिए क्या है। जहां मैं रहता हूं वहां फिलहाल बहुत ज्यादा ठंड है, और यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर ठंड नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा बिल्कुल डिफरेंट है। यहां मैं आया तो यहाँ की भाषा बिल्कुल अलग है। ये पूरे देश का सिनेरियो। इसी सिनेरियो का फायदा लेकर के यहाँ जो मनवादी व्यवस्था के लोग रहे हैं, जो हजारों साल पहले रहे हैं, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। क्या कि आपको पहले क्षेत्रवाद में उसमें तोड़ा। ये कहा कि ये कर्नाटक के लोग हैं, ये यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, केरल के लोग। फिर उन्होंने आपको तोड़ा, आपकी भाषा से आपको तोड़ा कि कुछ लोग कन्नड़ बोलते हैं, कुछ उड़िया बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं। इसे आपको तोड़ा गया, बहुत आसानी से तोड़ दिया गया कि ये तो लोग अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, और हम टूटते चले गए। फिर उन्होंने हमें जातिवाद में तोड़ा। जातियां कैसी? कभी महार में तोड़ा, कभी जवार में तोड़ा, कभी वाल्मीकि में तोड़ा, कभी डूब में तोड़ा, कभी धोबी में तोड़ा, कभी नाई में तोड़ा। यहाँ भी अलग अलग बहुत सारी जातियां होंगी, उसमें हमको तोड़ कर लिया, और फिर हम टूट गए। अब हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है इस बात को करने का। उनका सिर्फ मात्र और मात्र एक उद्देश्य है, इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाकर करना, इन लोगों को ऊपर न उठने देना, और लगातार अपनी शासन सत्ता को इस देश पर काबिज करना। एक कर्नाटक के मशहूर राजा है टीपू सुल्तान, नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूं। जिस मुसलमान को देश के अंदर आतंकवादी कहा जाता है, उसी एक मुस्लिम राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे पहले युद्ध लड़ना शुरू किया। सबसे पहला युद्ध लड़ा, और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उसे कहा कि मैं तुझे अपनी सरजमी में घुसने नहीं दूंगा। देश की आजादी की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं पढ़ता हूं देश की आजादी को लेकर के, पता लगता है कि देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहादत किसकी हुई है। तो सबसे पहला नाम इस देश के मुसलमान का आता है कि देश की आजादी में अगर किसी की शहादत सबसे ज्यादा हुई है, तो देश के मुसलमान की सबसे ज्यादा शहादत हुई है।
तो मैंने सोचा यार, ये देश के जिन लोगों को आतंकवादी कहते हैं, उन लोगों ने देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी शहादत दे दी। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना इतिहास भी देखना चाहिए, मेरा इतिहास क्या। फिर मैंने बाबा साहब को पढ़ा, फिर मैंने फुले साहब को पढ़ा, फिर मैंने पेरियार साहब को पढ़ा, फिर मैंने नारायण गुरु को पढ़ा, बिरसा मुंडा साहब को पढ़ा, महात्मा विश्वनाथ जी को पढ़ा, महात्मा अय्यंगाली जी को पढ़ा। मैंने महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा इस देश के जर्रे जर्रे में मेरी भागीदारी है, इस देश के जर्रे जर्रे में मेरे समाज की हिस्सेदारी है, सिर्फ मुझे उनसे छीननी या ले लेनी है। तो मैंने उसी दिन प्रण किया कि आज के बाद रुका नहीं जाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद की और हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हम दोनों लोग एक जगह के रहने वाले हैं। हम एक टाइटल पढ़ा करते हैं अखबार में, केरल में कुछ हो, कर्नाटक में कुछ हो, महाराष्ट्र में कुछ हो, मध्य प्रदेश में कुछ हो, तो एक टाइटल लिखा आता है लोगों के साथ, दलित की बेटी के साथ ये हुआ, दलित के नेता के साथ ये हुआ, दलितों के साथ वहां ये हो गया, आज दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया, आज दलितों को खाना खाने नहीं दिया। ये जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा एक दर्द महसूस हुआ कि यार, काम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा। फिर इत्तेफाक देखिए, कांशीराम साहब की एक बुक मिली, उसको पढ़ा तो कांशीराम साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब को जानते हैं? जानते हैं। कांशीराम साहब देश के दलितों को, छूतों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को और बहुजनों को एक राजनीतिक पहचान पूरे देश में देकर गए हैं। उनसे महान नेता पूरे देश में कोई नहीं है, पढ़ लीजिएगा उनको। तो जब कांशीराम साहब की वो बात पड़ी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमने सोचा इस देश में संख्या किसकी बारी है। तो पता लगा इस देश में संख्या बहुजनों की सबसे ज्यादा है, इस देश में दलित आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इस देश में बैकवर्ड की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो हम निकल पड़े घर से इस मूवमेंट को लेकर और बताया, सरकार से टकराए, उसको कहा कि अब किसी बेटी के साथ बलात्कार होगा तो भीम आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी, बताएगी भीम आर्मी क्या है। सरकार ने, मनुवादी लोगों ने जेल में डालना स्टार्ट किया। केरल आया, कर्नाटक आया तो कुछ साथियों ने पूछा कि भैया जब आंदोलन करते तो मुकदमे लग जाते हैं, फिर क्या करते हैं। हमने उनको कहा भैया जेल चले जाते हैं। कुछ लोग जो समाज सेवी हैं, आप ही में से कुछ लोग जमानतें करा देते हैं। जेल में डाला, मुकदमे लगे, लेकिन बताया कि अब अगर हमारी बेटियों के साथ कुछ होगा तो इस देश की शासन सत्ता चलने नहीं देंगे। ऐसा किया जब रोहित वेमुला की हत्या की गई थी तो जहाँ जिले में हम लोग रहते हैं वो जिला पूरा सील कर दिया था। ऐसा किया। अभी आपने देखा होगा बहुजन समाज के बहुत बड़े संत हुए हैं गुरु रैदास। 700 साल पुरानी धरोहर दिल्ली में तोड़ दी गई। आरएसएस के लोगों ने पूरा गेम प्लान करके 700 साल पुरानी धरोहर तोड़ करके उस पर अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते थे। भीम आर्मी ने आवाज लगाई, पूरे देश के बहुजनों को कहा, आओ ये हमारी धरोहर है, इसको बचाना है। तो कर्नाटक से यशपाल बोरे, ये खालिद निकल पड़े, दोनों की दोनों टीम लेकर के। महाराष्ट्र से निकले, पंजाब से निकले, हरियाणा से निकले और दिल्ली में ऐसा तांडव किसी ने नहीं किया। कम से कम 10 लाख लोग हम दिल्ली के अंदर थे, पूरे भारत के अंदर। तो सरकारें डरने लगी, भीम आर्मी से डरने लगी। चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाला, विनय रतन के साथ साथ 94 लोगों को जेल में डाला और जांच कराई। चंद्रशेखर आजाद की जांच कराई जाए, चंद्रशेखर आजाद पर फंडिंग कहां से आता है। तो जब चंद्रशेखर आजाद की जांच कराई गई तो खाते में तो कुछ नहीं था, किसी में 100 रुपए, किसी में 200 रुपए। जानकारी निकाली, इसके पिताजी क्या करते हैं, पता लगा स्वर्गीय हो चुके हैं और प्राइमरी टीचर थे। चंद्रशेखर आजाद के पिताजी प्राइमरी टीचर थे और चंद्रशेखर आजाद के खातों में भी कुछ नहीं मिला। फिर विनय रतन की कंगाली, उन्हें भी पता लगा पिताजी यूपी पुलिस में से रिटायर हो चुके हैं, इसके खातों में भी कुछ नहीं है, तो जेल में और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। फिर उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया जो दलित आदिवासियों के साथ चलाया जाता है, सब लोग जानते होंगे। जब आप अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पर आते हैं ना, तो आपको फिर एक नाम दिया जाता है, जैसे मुस्लिमों का आतंकवादी दिया जाता है, यहाँ के दलित आदिवासी को नक्सली का नाम दिया जाता है कि ये लोग नक्सली हैं। अगर आप अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए आते हैं तो नक्सली बता दिया जाता है। आप अपने बुजुर्गों की रक्षा करने के लिए आते हैं तो नक्सली बता दिया जाता है। आप अपने अधिकार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं तो नक्सली बता दिया जाता है। फिर हम लोगों पर नक्सली का ठप्पा लगाया गया कि ये लोग नक्सली हैं। किसी तरीके से छूट करके आए
तो एक आरएसएस का पत्रकार मुझसे सवाल करता है कि भैया आप ये बताइए आपको फंडिंग कहां से होती है? हमने सुना है आपको विदेशों से फंडिंग होती है और आप जो है एजेंट बन गए हैं, राजनीतिक दलों का एजेंट बन गए हैं। हमने उसको कहा भाई ठीक है, आपका अच्छा सवाल है, एजेंट तो हम बन गए हैं, लेकिन हम एजेंट किनके बन गए ये सुन लीजिए। हम एजेंट बन गए हैं गरीब लोगों के, हम एजेंट बन गए मजदूरों के, हम एजेंट हैं रिक्शा चलाने वालों के, हम एजेंट हैं छोटी छोटी खेती करने वाले लोगों के, हम एजेंट हैं इस देश की महिलाओं के, जो बहनें हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती हैं, उनके एजेंट है साहब। और उनके एजेंट ऐसे एजेंट हैं कि जब जब तुम उंगली उठाओगे वो उंगली हम काट के अपने घर ले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश की सरकार पीछे पड़ गई। उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी परेशानी है, क्या करें? तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र जाने के बाद पूरा महाराष्ट्र ही बंद कर दिया सरकार ने। नहीं, चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो बाबा साहब की चैत्य भूमि पर नहीं जा सकते। चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो भीमा कोरेगांव नहीं जा सकते। हमने कहा अजीब मुसीबत है, मुझे घूमने की बोलने की आजादी आर्टिकल 19 देता है, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 देता है, आप लोग कैसे छीन लोगे? बिहार गए वहां बंद, केरल गए वहां बंद, तो सरकार ने पूरा अपना शिकंजा कसा। नहीं यार इन लोगों को तो रोकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे बीज हैं, वो जहां जहां दबाते चले गए वहीं वहीं से एक पेड़ निकलता चला गया। एक पेड़, एक बीज आकर केरल में भी गिर गया जिसका नाम था यशपाल बोरे। वो जब गिरा आकर के तो यशपाल बोरे भी केरल कर्नाटक के अंदर खड़ा हुआ और यशपाल बोरे से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। अभी कुछ महीने पहले ये जो खालिद है छोटा भाई, इसको इसलिए जेल डाल दिया गया कि इसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा उठा लिया और जो सरकार गलत कर रही थी उस गलत के खिलाफ आवाज उठा ली, तो इसको जेल में डाला गया, खूब पीटा गया। तो ये सरकार ने अब तक हम लोगों के साथ किया। अब ये है कि हमने सरकार के साथ क्या किया, ये भी बड़ा सवाल होना चाहिए ना कि भैया आप लोगों के साथ इतना हुआ, मार पिटाई, इतने लोग जेल चले गए, इतने मुकदमे हुए, आप लोगों ने क्या किया? हमने सरकार की जड़ों पर वार किया। हमने लोगों को बताया कि ये जो सावरकर के लोग हैं, सावरकर जानते हैं कौन था? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताए। सावरकर, और यहां मंच पर कितने लोग जानते हैं सावरकर कौन था? चलिए सावरकर बताता हूं। सावरकर देश का एक महान व्यक्ति था जिस समय भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नेता जो है लड़ रहे थे अंग्रेजों से, गोलियां खा रहे थे, पिट रहे थे, जेलों में जा रहे थे, फांसी चढ़ रहे थे। उस समय इस देश में एक और वीर पैदा हुए थे, सावरकर जिसका नाम था। उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में कूदे, जेल चले गए और जेल से कई चिट्ठी लिख डाली अंग्रेजों को कि मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता हूं लेकिन आप मुझे आजादी दे दीजिए। समझे सावरकर कौन था? जी। तो ये तो जिनको भी कच्छेधारी चट्टीधारी कहा जाता है ना, ये सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की, ये उसको मानने वाले लोग हैं। और हम किसको मानने वाले लोग हैं? हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने उस समय पर भी जब हमें खाने पीने रहने का अधिकार नहीं था, जब हमें चलने ओढ़ने पहनने का अधिकार नहीं था, जब ये जो बहने बैठे इनको मुंह खोले करने का अधिकार नहीं था, उस समय में भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। हम उसको मानने वाले लोग हैं। भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े, हम मानने वाले लोग हैं। खुदीराम बोस जो 16 से 17 साल की उम्र में फांसी चढ़े। हम सावरकर को मानने वाले लोग नहीं है, हम गोवलकर को मानने वाले लोग नहीं। तो उनको बताओ इनको, ये देश गंगा जमुना की तहजीब का है। यहां पर मुस्लिम का भी उतना अधिकार है जितना हिंदू का है, या दलित का भी उतना अधिकार है जितना सिख ईसाई का। इनको बताओ यार, ये समझना पड़ेगा सब लोगों को। और अगर आज भी, मैं खास तौर से इस देश के दलित आदिवासी से कहता हूं, अगर आज भी आप लोग आरएसएस के लोगों को मजबूत करने पे लगे रहेंगे, तो अभी तो रेलवे प्राइवेट हुआ है, अभी बीएसएनएल प्राइवेट हुआ है, जो भी पूना पैक्ट साहब बता रहे थे ना, वो जो छोटा सा रिजर्वेशन का जो टुकड़ा मिला हुआ है, जिसके बल पर आज हमें छोटी मोटी नौकरियां मिल जाती हैं, हम थोड़ी बहुत नौकरी पा करके अपने परिवार को सुधार लेते हैं, वो बहुत जल्दी छीनने वाला है, बहुत जल्दी छीनने वाला है। सब लोग एकजुट हो जाइए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इनको बताना है कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। इनको बताना है, अपने वोट की ताकत से इनको बताना है कि हम इस देश के राजा थे, राजा हैं और राजा ही बनेंगे। जब कोई आपको अगर ये कहे कि यार ये यूपी के, दिल्ली के लोग कर्नाटक में कैसे आ रहे हैं, तो उनको बताइएगा
कि जब यूपी और दिल्ली के लोग कर्नाटक आएंगे तो कर्नाटक के लोग भी यूपी और दिल्ली जाएंगे, उनको बताइए। ये सिर्फ एक बात से डरते हैं, ये इस बात से डरते हैं, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों संगठन पूरे भारत में काम करते हैं। ये बहुजन महापुरुषों के नाम से, बहुजन महापुरुषों के नाम से पूरे भारत में लाखों करोड़ों संगठन काम करते हैं। ये इसी आरएसएस के लोग इसी बात से डरते हैं कि ये किसी दिन एक ना हो जाए, क्योंकि ये जानते हैं हम जिस दिन एक हुए तो इनकी मनुष्य द्वारा व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको एक झटके में तोड़कर फेंक देंगे और इस देश को अपनी मुट्ठी में कब्जे में कर लेंगे। और मैं निवेदन करता हूं, कर्नाटक के तमाम संगठनों से निवेदन करता हूं, भीम आर्मी का संगठन 22 राज्यों में पूरी ताकत से चल रहा है। ये यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी जानते हैं कि भीम आर्मी जब किसी का ऐलान करती है आंदोलन का तो 22 राज्य में फर्क डालती है। 22 राज्य आज 22 राज्य बंद करने की क्षमता रखती है, ये जानते हैं प्रधानमंत्री जी यहाँ पे। तो मेरा निवेदन आप सब लोगों से, ठीक है आप संगठन चलाइए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आइए भीम आर्मी से ज्वाइंट हो जाइए। जब भी कोई आंदोलन हो, जब भी कोई मामला हो तो सरकार की, प्रशासन की और जो नेता है यहाँ पर उनके दिमाग में ये देखते ही उसको पता लग जाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, वो आपसे 10 फुट दूर होकर के चले। ये पता लग जाना चाहिए। ये पता कैसे लगेगा दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है कि पता कैसे लगेगा। ये पता जब लगेगा जब आप अपने अंदर का जातिवाद खत्म कर देंगे, जब आप अपने अंदर का क्षेत्रवाद खत्म कर देंगे, जब आप अपने अंदर का भाषावाद खत्म कर देंगे, जब आप अपने अंदर का धर्मवाद खत्म कर देंगे, तो फिर ये पता लगेगा। जिस दिन ऐसा हुआ तो इस देश में समानता क्या है ये महसूस होगा। अब आप देखिए, इस देश की सारी अर्थव्यवस्था इस देश के 5% लोगों के हाथ में है। सोने की खानों में आपकी कोई हिस्सेदारी है? जितने लोग यहां बैठे हैं एक भी बता दीजिए। माइंस में कोई हिस्सेदारी है? पेट्रोलियम में कोई हिस्सेदारी है? किसी बड़े ठेकेदारी में कोई हिस्सेदारी है? नहीं। अब अगर हम उसकी हम लिस्ट निकालते हैं तो देश के चंद ठेकेदार लोग उसमें हिस्सेदारी लिए हुए हैं, यानी कि देश का 95% जो धन संपदा है वो देश के 5% लोगों के हाथ में है। वही 5% लोग बीजेपी को मजबूत करते हैं, आरएसएस को मजबूत करते हैं और इस देश में सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जानते हैं? किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर। किसानों का मतलब जानते हैं क्या है? जो धरती की छाती को फाड़कर अन्न पैदा करता है, उनकी जमीन को छीनने का आंदोलन चल रहा है। लगभग 100 के आसपास किसान मर चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड है, यहां तो बैठे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े पहनकर भी अगर आप चल देंगे तो आपकी ठंड हड्डियों तक वार करेगी। इतनी ठंड है दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा ठंड है, लेकिन वो लोग फिर भी सड़कों पर खड़े हैं अपनी जमीनों को बचाने के लिए। 100 के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस देश का जो तानाशाह माननीय हमारे तानाशाह प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो उनसे बात करने तक के लिए सही से तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो। सरकार कह रही है नहीं लेंगे, तुम सोने 1000 मर जाओ, हम नहीं लेंगे। तो क्या ऐसी सरकार को इस देश से वापस नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए ना। साथ देंगे आप सब लोग इसमें? कितने लोग साथ देंगे? खड़े हुए हाथ खड़े करके बताइए। अन्याय के खिलाफ अगर लड़ना है तो साथियों जेल भी जाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। मैं बता दूं यहाँ की सरकार को भी, यहाँ के एक मंत्री ने संविधान बदलने की बात कही थी ना कि हम संविधान बदल देंगे। देखो भाई, जब तक हम जैसे लोग, इस्पाल गोरे जैसे लोग, खालिद जैसे लोग जिंदा आया और जो साथी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, मतीन जैसे लोग, ये लोग जिंदा, तब तक तो देश में किसी की औकात नहीं कि संविधान बदल दे। क्योंकि याद होना चाहिए, भीमा कोरे गांव का इतिहास तो पता होगा ना, है जानकारी? नहीं है जानकारी तो भीमा कोरे गांव डालिएगा, उस पर आप गूगल पर पढ़ लीजिएगा। 500 हमारे लोगों ने 28,000 की बैंड बजा दी थी, भगा दिया था 28,000 को, आधों को काटकर फेंक दिया था। तो भाई संविधान बदलने की अगर बात करोगे तो ये भी हो सकता है। आप क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम हर काम संविधान के दायरे में करते हैं।
जैसे भी मतीन जो है मेरा भाई बहुत जोर जोर से खालिद बोल रहा था, कन्नड़ इतनी समझ तो नहीं आती, कन्नड़ी लैंग्वेज है यहाँ पे, हाँ इतनी समझ तो नहीं आती, लेकिन कुछ सब समझ आ गए, पूरी जोर से बोल रहा था। वो सही है, ये अधिकार संविधान देता है। जब मेरी बहन की इज्जत लुट रही हो तो सामने वाले को मैं मार दूं, मेरा संविधान कहता है। जब मेरी जान पर बात आई हो, जब कोई मुझे मारने आ रहा हो तो उससे पहले मैं उसको मार दूं, ये भी मेरा संविधान कहता है। तो ये सारे अधिकार मुझे कौन देता है? संविधान देता है। अब कर्नाटक में जो एक चीज मुझे महसूस हुई, आया एक बार पहले भी आया था, पहले आया था एक हैदराबाद आया हुआ था, तो साथियों ने कहा भैया चलिए चंद घंटे रुकिएगा चले जाइएगा, तो सही से पहली बार आया हूं। मुझे आकर के एक चीज महसूस हुई कि यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो लोग हैं अनुयायी या उनके जो वंश के लोग हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ नहीं रहे हैं, वो उनकी जानकारी नहीं ले रहे हैं। और जब वो जानकारी नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए कारवां आगे नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आगे उनके कारवां को बढ़ाना है, या मैं कहूं भीम आर्मी को कर्नाटका में स्थापित करना है, जो आने वाले समय में कोई संविधान के विरोध में बयान ना दे, हिम्मत ना पड़े बयान देने की, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई ये पूछ ले कि कौन थे बाबा साहब अम्बेडकर, क्या किया उन्होंने, तो बस आपको इतना ही बता पाएंगे कि उन्होंने संविधान लिखा था, ये हमें अधिकार दिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। दो लाइनों की एक बात है कि मेरे पिता ने अगर मुझे कमा करके एक अच्छा मकान बना करके दे दिया और मैं उस मकान को बेच दूं, तो क्या कहा जाएगा? मुझे कपूत कहा जाएगा, ये उसका लड़का बेकार है, इसने बाप की संपत्ति जो थी वो बेच दी, खुद कमा के तो बड़ी नहीं करी। और अगर मैं संपत्ति में एक मकान की जगह एक मकान और खड़ा कर दूं तो सारी दुनिया मेरी वाहवाही करेगी कि नहीं भाई ये असली आदमी, इसने अपने बाप की संपत्ति बढ़ाई है। अब आप सोच लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर ये जो संपत्ति हमें मिली इसको आगे बढ़ाना है, या उनको ना पढ़कर पीछे अंधकार में चले जाना है। साहब काशीराम साहब एक बात कहते थे कि देश की सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। एक पीढ़ी मारी जाएगी, एक पीढ़ी मर जाएगी लड़ते लड़ते। हमसे जो पहली पीढ़ी है ना, ये जो बैठे हुए यहाँ पर, तोमर साहब काशीराम साहब के साथ में काम किया है, इनके 70-75 साल से ऊपर की एज है। इनके साथ के अधिकतर लोग मूवमेंट का काम करते करते जा चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मूवमेंट के नाम पर मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल डाल दिया गया। अब दूसरी पीढ़ी हमारी है ये जो लड़ रहे हैं। अगर चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां इस देश पर राज करे तो लड़ना शुरू कर दो। लड़ोगे जेल जाओगे, लड़ोगे फिर जेल जाओगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी वो फिर इस देश को अपनी मुट्ठी में करेगी, इस देश पर राज करने का काम करेगी। और ये आप सब लोगों को करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, मेरे कहने से मत कीजिए। अब नहीं करोगे, अब से 5 साल के बाद करोगे, करना तो पड़ेगा। जब पेट में रोटी नहीं मिलेगी ना, फिर आदमी चोरी भी कर लेता है। और ये जो सरकार है आज की, ये कुछ दिनों में आपसे रोटी भी छीनने वाली है, छीन लेगी रोटी। चलिए एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा। मनुस्मृति को हटाने में लगभग महापुरुषों को हमारे 5000 साल बताया गया है कि हमने 5000 साल के परिश्रम के बाद तथागत बुद्ध लगे, रैदास लगे, कबीर लगे, नानक लगे, गुरु बिस्वन्ना लगे और ना जाने कितने महापुरुष लगे, जब जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें ये दे पाए थे, ये दे पाए थे भारतीय संविधान। अब थोड़ी देर में जब मैं जो बात कहूंगा ताली नहीं बजेगी, किसी की भी बजा ही नहीं पाओगे यार। बेइज्जती करोगे तो कैसे बजाओगे? और हम सब ने मिलकर के दिल्ली में 70 साल में संविधान जलवा दिया। आरएसएस के लोगों ने दिल्ली के अंदर संविधान जलवा दिया 70 साल में मात्र। कितने बेकार लोग नहीं है। एक महापुरुष हमारा 5000 साल की गुलामी तोड़ दे रहा है और चंद लोग बीजेपी आरएसएस के लोग दिल्ली के अंदर संविधान जला दे रहे हैं। यार हम चुप रह जाते हैं। बताओ हाथ उठाकर कितने लोगों ने आंदोलन किया था? चलिए ये बताइए कितने कर्नाटक के नेताओं ने आंदोलन किया था, यह स्टेटमेंट दिया था? बताइए, किया था किसी ने? नहीं किया। शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को। हम संविधान जलवा देते हैं और चुप रहते हैं, आंदोलन भी नहीं करते, फिर हम उनको वोट दे देते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, अब नहीं यार। अगर सुरक्षा चाहते हो, रक्षा चाहते हो ना, तो जो आप लोगों के बीच में आकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा ना, आपका वोट उसे जाएगा, ये मान लीजिए। अब मेरा कुछ मुस्लिम साथियों से भी सवाल है, आज करना नहीं चाहिए लेकिन कर दूं। CNRC हुआ,
पूरे देश में CNRC हुआ ना, शाहीन बाग से लेकर के भीम आर्मी चारों तरफ चिल्लाई, भाई चंद्रशेखर आजाद जेल गए। मुझे ये बताइए कितने मुस्लिम नेता ऐसे थे जो MLA MP रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, जिन्होंने सड़क पर निकलकर CNRC का विरोध किया? कोई 2-4 नाम याद हो? प्रोफेसर साहब याद, एक आधा नाम याद है? वो बता रहे एक आध नाम याद है, वो भी एक ही दिन के आंदोलन में। तो सोचिए, समझिए, भारत के अंदर लोकतंत्र है, किसी के बाप का राज नहीं है। जो हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होगा वो कौन होगा? वो हमारा नेता होगा। अगर यहां से विनोद आपके साथ खड़ा हुआ है, कहां गया विनोद? कहां है जिलाध्यक्ष हमारा? विनोद यहां पर अगर विनोद आपकी परेशानी में खड़ा हुआ है ना, तो आपका नेता कौन है? फिर आपका विनोद है। आप उसे वोट देना ना देना, लेकिन जब कोई मुसीबत आए तो इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना। फिर मैं बताऊंगा दिल्ली से इस सरकार को विनोद पे कैसे हाथ डालती है, मैं बताऊंगा। तो ये चीज मन में बांध लीजिए साथियों, कि जो आपका साथ देगा वो आपका नेता होगा, जो साथ नहीं देगा ना, वो कितना बड़ा नवाब हो, वो हमारे घर की चौखट नहीं लांघेगा, दूर रहेगा। ये भीम आर्मी ने पैदा कर दिया। जहां जहां भीम आर्मी है, 22 स्टेटों में भीम आर्मी पूरी ताकत से काम कर रही है, और 22 स्टेटों की सरकार परेशान रहती है। अब आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। कर्नाटक में थोड़ा सा लगा कि थोड़ी कमजोरी थी, तो आ गया हूं कर्नाटक। अब ML तोमर साहब यहीं रहेंगे, हर महीने या 2 महीने यहां आएंगे। फिर देखिए कर्नाटक को भी कैसा खड़ा करते हैं। हम बताएंगे इनको कि कैसे खालिद को जेल में उठाकर लाठीचार्ज कराते, और SSP यहाँ के हमारा फोन नहीं उठाते, फोन भी उठाकर कहते नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हम बताएंगे यहाँ पर। और मैं कह दूं प्रशासन को भी कि देखो लोगे तो भीम आर्मी सामने खड़ी मिलेगी। और ये भीम आर्मी की कुव्वत है कि अगर यहां से विनोद घोषणा करेगा ना कि भीम आर्मी के 10 लाख सैनिक मुझे कर्नाटक के हुबली में चाहिए, तो भीम आर्मी के 10 लाख सैनिक कर्नाटक के हुबली में आ जाएंगे, सरकार रोक नहीं पाएगी। ये खासियत है भीम आर्मी की। कई जगह हुआ है, बिहार में भी एक बेटी की हत्या कर दी गई थी, तो उस बिहार के आसपास के 10 राज्यों के लोग वहां पहुंचे थे। सरकार हिल गई थी, कहना कि ये क्या मुसीबत है, ये हो रहा है। और यही प्रेम भाव अगर हम लोगों में बना रहा तो मैं ये कहता हूं कि हमें तोड़ नहीं पाएगा। एक शब्द जो है वो कहता ना, ये बहुजनों के 3 कप्तान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान। क्या कहा मैंने? बहुजनों के 3 कप्तान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान। और अगर मैं इसे बदल दूं, मैं कह दूं कि भीम आर्मी के 3 कप्तान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान, फिर देखिए इस देश की सत्ता में कैसे हल चला जाती है। बहुत सारे लोग हम लोगों के पीछे, बहुत सारे नेता हम लोगों के पीछे रहते हैं, पड़े रहते हैं। इन्हें देखो क्या करते हैं, कहां से आते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों को तैयार करते हैं। देखिए, जब हम आपस में एक दूसरे को परिवार समझने लगेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े होने लगेंगे, हमें कोई रोक पाएगा नहीं। 21 प्रदेशों में तो कोई रोक नहीं पाया, ये 22वां स्टेट है। देखते हैं यहां रोकने वालों में ताकत ज्यादा है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों में ताकत ज्यादा है। तो आज के बाद सब लोग प्रण कर लीजिए कि पर डे, हर 2 दिन, हर 3 दिन में हम एक 2 व्यक्ति को समझाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में आएंगे, और जो लोग RSS की व्यवस्था में हमारे लोग हैं उनको भी वहां से तोड़कर अपने साथ लाएंगे, अपने घर के अंदर लाएंगे, और कहेंगे कि दूसरे के घर आदमी कुत्ता होता है और अपने घर आदमी शेर होता है। और यहां अपने घर में घर तैयार कर दिया है। भीम आर्मी ने इतने विंग बना दिए हैं, जिसको ये लगता हो कि वो राजनीति कर सकता है, जिसको लगता है कि वो राजनेता बन सकता है, आए भीम आर्मी में काम करें। यहां से जो कुछ सीखना सीख करके इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होने का काम करे। भीम आर्मी ने चीज तैयार कर दी। भीम आर्मी एक फैक्ट्री है, नेता बनाने की फैक्ट्री। जैसे काशीराम साहब ने फैक्ट्री लगाई थी बमसेफ नाम की, DS4 नाम की, ऐसे ही भीम आर्मी एक फैक्ट्री लगाई गई है। ये ऐसी फैक्ट्री है जो नए नए नेता तैयार करेगी। हर क्षेत्र से, हर गांव से, हर जिले से और शहर से, पूरे भारत से नेता तैयार करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाषा ना जानते हो, क्षेत्र के का पर्यावरण एक ना हो, लेकिन हर क्षेत्र से नेता तैयार करेगी। और ऐसे नेता तैयार करेगी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करेंगे। ऐसा भीम आर्मी नेता तैयार करेंगे। अब मुझे आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है कि आप लोग सहयोग करेंगे। यहाँ आप विनोद भाई को सहयोग करेंगे, प्रदेश में हम को और यशपाल कोरे को सहयोग करेंगे, और तमाम साथी, मेरी बहन यहाँ की जो जिलाध्यक्ष नाम तो मैं नहीं जानता, इनको सहयोग करेंगे।
पूरी ताकत के साथ घर घर तक भीम आर्मी को लेकर के जाएंगे। और जब कोई क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद की बात करेगा तो इस मोहल्ले से भी उसको बाहर निकाल देंगे। अब चंद लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आग रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आग रखते हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान।